United States ended 20 years of war in Afghanistan. वज़ीर-ए-आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। मैंने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिक्वेस्ट की है, आप मेरे नामों पे गौर कर लें और मैं आपके नामों पे गौर कर लूँ। वाकई राय से ये फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। नाम ज़्यादा है, बनना सिर्फ एक आदमी ने। हमने फैसला किया है जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन मैं अच्छी बातों को हमेशा याद रखूंगा और मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा। ज़रील अब्बास गिलानी का नाम तो मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद दिया है। बाकी नाम को मैं इंडोर्स नहीं कर सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाम दिए या नहीं दिए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल शख्स कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। 2-3 टॉपिक्स हैं आज के परसिस्टिंग, और इसमें सबसे पहले कौमी असम्बली चली गई है। कौमी असम्बली भी चली गई है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अभी तक नहीं आ सके। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी मुद्दत वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं आए, जब तक वो अपना हलफ नहीं उठा लेते तब तक शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अमली तौर पे मुल्क में ना तो कोई हुकूमत है, ना ही कोई बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म का वजूद है, ना ही कोई काबीना मौजूद है। तो ये मुल्क आखिर चल किस तरह से रहा है, किस तरह चलेगा, कब तक ये चलेगा? और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पे जबकि तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक कर लिया था कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, तो क्या वजह है कि अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फैसला कुन तौर पे सामने नहीं आ सका? कल एक और शख्सियत का नाम चल रहा था, आज किसी और शख्सियत का नाम चल रहा है, उससे चंद दिन पहले हफीज शेख का नाम चल रहा था। मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ वहाँ आनियाँ जानियाँ सबकी लगी हुई हैं, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म सामने नहीं आ रहा। जैसा कि पहले हमने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडर, साबिका अपोजिशन लीडर राजा रियाज से, और नाम यहाँ वहाँ से मुसलसल सामने आए हैं। आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन वजह क्या है? जो इनसाइडर स्टोरी है, उसमें इनसाइडर स्टोरीज हैं, उसमें से एक स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ इसहाक डार के नाम पे शायद गालिबन इंसिस्ट कर रहे हैं, उनके नाम पे डट गए हैं। अगर नवाज शरीफ इसहाक डार को बनाना चाहते हैं तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? क्योंकि इंटरिम सेटअप के लिए, केयर सेटअप के लिए जो एक बुनियादी शर्त है आइनी, कानूनी और अखलाकी भी, वो यही है कि वो न्यूट्रल हो, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना हो, और सियासी जमात भी वो जो कि एक बड़ी स्टेक होल्डर है आने वाले इलेक्शंस में। तो ये मामला कब तक ऐसे ही लटकता रहेगा? कब तक ये मुल्क बगैर किसी बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म के, बगैर किसी बाज़ाब्ता काबीना के, बगैर किसी बाज़ाब्ता हुकूमत के चलता रहेगा? क्या ये मामला दुरुस्त हैं? क्या इस तरह से मुल्क चलाए जाते हैं? क्या इस तरह से मुल्क चलाया जाना चाहिए? और क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मईशत की कसौटी पर ही परखा जाएगा? क्या झगड़ा जो है वो इसी पर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किस किस्म का होना चाहिए? टेक्नोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट अगर हो तो क्या मईशतदान हो, मईशतदान अगर हो तो फिर क्या केयर टेकर सेटअप तूल पकड़ जाएगा? कितना तूल पकड़ेगा? झगड़ा इस पर भी मौजूद है। तो इस सारे झगड़े में मुल्क जो है वो एक अजीब सा सियासी तमाशा लगता हुआ नजर आ रहा है। ये परसिस्ट करता हुआ, परटेन करता हुआ जो वो नजर आ रहा है। फिर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आज प्रोग्राम में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उनके लिए एक नई मुश्किल हो गई है कि 190 मिलियन पाउंड इंक्वायरी केस जो चल रहा था, उसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी, उसकी जो दरख्वास्त है वो अदम पैरवी की वजह से मनसूख हो गई है, और अब इस बात का कानूनी रास्ता खुल गया है कि अटक जेल से ही चेयरमैन पीटीआई अरेस्ट कर लिए जाएं। कानूनी ऑप्शन मौजूद हो गई है अल-कादिर ट्रस्ट केस में। तो क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्योंकि कानूनी
पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा था कि 3 साल की सजा जो तोशाखाना केस में हुई है वो कम है, वो लेसर पनिशमेंट है और वहां से जमानत मिलने के चांसेस ज्यादा मजबूत हैं। तो क्या अगर तोशाखाना में जमानत मिल जाती है तो अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हो जाएगी? ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं और आगे का सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, इन सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सबसे पहले इरशाद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। निगरान वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली भी चली गई है, निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, वजह क्या है? आपके पास खबर क्या है? पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जब कौमी असम्बली तहलील हो जाती है तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, सदर उसको बाकायदा ये लिख कर देते हैं, जो समरी तैयार हुई कि उसमें उनको कहा गया होगा कि जब तक नया वज़ीर आज़म वोट नहीं देता उस वक्त तक आप वज़ीर आज़म के तौर पर फ़ायद अंजाम देते रहें। और वो इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब बाज़ाब्ता इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कानूनी और जमहूरी दोनों लिहाज से। दूसरी बात यह है कि एक आइन नहीं है ना, क्योंकि उनके पास काबीना मौजूद नहीं है, वो उस तरह से फैसला साजी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक पोजीशन, एक वैकेंसी सिर्फ फिल इन कर रहे हैं। डे टू डे मामलात को निपटाने के लिए उनके पास तमाम इख्तियार मौजूद हैं। वैकेंसी फिल कर रहे हैं इस वक्त, वो एक वैकेंसी फिल करने की पोजीशन में मौजूद है। आप फरमाइए। अच्छा, दूसरा ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, आइन ने कोई ऐसी पाबंदी लगाई कि जिस दिन असम्बली डिज़ाल्व हो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर का नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो जाना चाहिए। एक तरीक़ेकार दिया गया है, 3 दिन दिए गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर को कि वो आपस में मुशावरत करें और मुशावरती अमल के नतीजे में किसी पर इत्तेफाक कर लें। अगर नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी को 2 दिन दिए गए हैं, वो करेगी। अगर वो भी मुत्तफिक नहीं होगी तो फिर इसका फैसला जो है, ये टोटल 6 या 7 दिन का प्रोसेस है जिसमें ये मुकम्मल हो जाएगा और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। अब रुकावट क्या है, ताख़ीर क्यों हो रही है? जिस तरह आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी पसंद का, मेरे एतमाद का, मेरे मर्जी का वज़ीर आज़म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। ये उनकी है। पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ अब तक पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट मूव की है। उन्होंने जो दोनों नाम दिए हैं वो मुस्लिम लीग नून की जो फहरिस्त है उसके मुकाबले में बहुत बेहतर नाम है। उन पर ना तो आप उंगली उठा सकते हैं उनकी न्यूट्रल होने पे या उनकी जो साख पे, और वो सियासतदान भी नहीं है और फिर उनके तजर्बा भी है। अगर उनको ये मकसद मिलता है तो उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि उनको तजर्बा नहीं है। वो इस हैसियत में नहीं, लेकिन दूसरी हैसियत में बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून ने जो नाम दिए हैं उससे साफ ये लगता है कि वो सिर्फ अपनी पसंद की हुकूमत लाना चाहते हैं और उसका मकासद जो भी हों, लेकिन लोग यही समझेंगे कि जी वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन उनकी ये बेहतर नताइज लाएं। तो जाहिर बात है ये बात किसको काबिल कबूल हो सकती है? ना उनके इत्तेहादियों को काबिल कबूल होगी और ना ही उनके मुखालिफिन को काबिल कबूल होगी। इसके मुकाबले में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रियासत के अंदर मौजूद है कि एक ऐसा शख्स लाया जाए जो एक तो मईशत को संभाल सके और हमारे जो इस वक्त मामलात हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ये अंदरून मुल्क मईशत को हमने मामलात को संभालना है। हमारी मईशत के डांडे जो हैं वो अमेरिका से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं, सऊदी अरब से मिलते हैं, यूएई से मिलते हैं। खारजा ताल्लुकात, मईशत और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए मामलात हैं। तो ऐसा शख्स आना चाहिए ये इन सारे मामलात को संभालने की अहलियत भी रखता हो, लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त फौरी सियासी खतरा है तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की क़यादत उनको भी मैनेज कर सके। तो इसलिए मेरा ख्याल है ताख़ीर हो रही है और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कर लें या नवाज शरीफ साहब कुछ कर लें, ये फैसला जो है बिलाखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ही करना पड़ेगा।
निगरान वज़ीर आज़म का आप समझते हैं कि ईसीसी के पास जाएगा मामला? जी बिल्कुल, उनके पास ही जाएगा और वही फैसला। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। क्या आपको लगता है कि एक दफा फिर जो आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या एक दफा फिर नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट की आपस में सींग फंस गए हैं, आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? इसका अंजाम क्या हो सकता है अगर आपको ये नजर आ रहा है तो? देखें, गरीदा बात यह है, देखें इरशाद साहब बात ठीक कर रहे हैं कि एक इस वक्त पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक एफर्ट की भी बहुत ज़रूरत है और साथ आपको माइशत कंट्रोल करने के लिए इट शुड बी गुड कॉम्बिनेशन कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस हो फॉरेन पॉलिसी का एंड ही इज ऑलरेडी वर्कड ओवर देयर, सेकंड है कि आप इकोनॉमिस्ट हो जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर बने, दिस बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इसमें ऐसी बात आई वुड से कि नवाज शरीफ को नहीं रखनी चाहिए जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हो और एक केयर टेकर का जो एक न्यूट्रल और नॉन कंट्रोवर्शियल होने का एक जो लिखा हुआ आइन में उसको भी नुकसान हो। इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा उनको स्पेस देनी चाहिए कि जिसमें ये दोनों बातें मुमकिन हो कि आपके न्यूट्रल ऐसे हों जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और जो वाकई पता चले कि निगरान सेटअप बनाने का मकसद क्या है इनमें। अदरवाइज ये हुकूमत इंडिया में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावर्स हैं एंड देन द गवर्नमेंट रिमेन द सेम। बट अगर आपने अपना फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर भी हो और अगर आपने उसको लेकर आना एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाट आर यू कन्वेइंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि यू वांट टू कम बाय हुक्स एंड क्रूक्स, यू वांट टू कम इन द पावर, या आप वो जो एक शुरू से इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, बाहर की दुनिया के ऑब्जर्वर्स आने हैं वो आके ऑब्जर्व करेंगे कि जी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से अब निकलने की ज़रूरत है और हमें बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहिए कि किसको लेकर आना है और वो हो जिसके ऊपर कोई फिंगर न रेस कर सके, ना पीडीएम और ना ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो खैर नाम के बराबर है, लेकिन जो अभी राजा रियाज कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है कि आई एम श्योर कि कल हम इस पे फाइनल इस पे हम पहुंच जाएंगे। 3 जन नाम दे दिए हैं अंडर ओथ, वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज बट टुमारो आई थिंक वी शुड फाइनलाइज इट और 90% वेरी श्योर कि हम इसमें से एक नाम को फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे। मंसूर खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि कहीं पे कुछ दाल में काला काला है, निगरान वज़ीर आज़म का मामला इतनी ताखीर का शिकार हो गया, या जैसा इरशाद आरिफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई देर सवेर हो ही जाती है, कोई मामला नहीं है और शहबाज शरीफ को कंटिन्यू करने का परवाना सदर साहब ने खुद जारी कर दिया, सो ही हैज ऑल द लीगल और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कवर टू कैरी ऑन एज अ प्राइम मिनिस्टर, या आपको लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी तक सामने न आना मजीद आगे चल के भी इख्तलाफात का बाइस बन सकता है? अब देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा सा लाइटर साइड के ऊपर अगर आपकी इजाजत से मैं सिर्फ इसको एनालाइज करना चाहूंगा कि मुझे तो कभी कभार ये फीलिंग आती है कि ये इस प्रोसेस को फॉर द सेक ऑफ अ फॉर्मेलिटी दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ जी असि गल की है, कि हमारी हुई है बातचीत आपस में, हमने बैठ के नेगोशिएट किया है। क्योंकि राजा रियाज साहब के हवाले से ऑपोजिशन लीडर के उनके ओहदे के हवाले से वैसे ही काफी ठट्ठा उड़ाया जाता है कि ही इज नॉट द रियल ऑपोजिशन लीडर। तो अपने टेन्योर के एंड के ऊपर आके मुश्किल लगता है कि राजा रियाज साहब इतनी पसली दिखा रहे हो कि वो किसी मामले के ऊपर अड़ जाएं कि नहीं जी ये नहीं ये होना है। मतलब ये जबान बदआम है फैसलाबाद के अंदर कि जनाब राजा रियाज साहब जो है वो अगले टिकट के कैंडिडेट जो है वो नून लीग के लिए अगले टिकट के कैंडिडेट, जिससे उनकी कोई नाराजगी हो नून लीग के साथ या अपने अगले पॉलिटिकल फ्यूचर के साथ। मुझे कभी कभार ये फीलिंग आती है कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द मीडिया और पब्लिक कंजम्पशन कि ये शो करवाया जा रहा है कि जनाब को बहुत बड़ी जैसे कोई डेडलॉक आ गया और आपस में ये कोई इमरान खान या शहबाज शरीफ नहीं बैठे हुए, ये यू हैव टू रिमेंबर ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ बैठे हुए। और दूसरी बात ये कि ए टीम एंड बी टीम, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। और दूसरी बात जो कहा जाता है कि जी नाम क्यों नहीं आया अभी तक सामने, क्यों नहीं हो रहा। देखिए पहली बात तो ये कि यार नाम अनाउंस क्यों नहीं किए गए। नाम अनाउंस करना उनके ऊपर वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है कि उन्होंने नाम अनाउंस करने हैं। अगर वो नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीडिया के हवाले से थोड़ा सा मैं जरा मीडिया को भी थोड़ा सा इस पर जरा ब्लेम करना चाहूंगा। हम लोग भी जरा ज्यादा फ्रस्ट्रेट और ज्यादा गुस्से में इस वजह से आ रहे हैं कि हमें मिल क्यों नहीं रहे ना, हमें कुछ तो दें, हमें अपनी कंजम्पशन के लिए अपनी डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो देना जिससे हम कंसल्ट कर सकें, आप अपना प्रोग्राम कर सकें, मैं अपना प्रोग्राम कर सकूं, हम ब्रिगेडियर साहब को भी ले सकें, आरिफ साहब को भी ले सकें कि जनाब बताएं आप इसके ऊपर क्या करना है। तो हमें समझ ही नहीं आ रही, कभी हम लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, कभी हम नसीम सेठी को ले आते हैं, कभी हम मोहसिन साहब को ले आते हैं, कभी हम जिलानी साहब को ले आते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रही हमें क्या करना है। सो आई थिंक वी आर बेसिकली शूटिंग इन द डार्क।
एंड उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन दे देगा। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है ये। अच्छा, आपको लगता है कि मोमिनात इस वक्त कुछ ऐसी सतह पे हैं, जैसे कि राजा रियाज ने कहा कि कल तक आ जाएगा, कोई पॉजिटिव आउटकम इसमें से निकल आएगा, आपको लगता है कल तक नाम अनाउंस कर सकते हैं, या ये मामला भी पंजाब की तरह फिर ECP के पास जा सकता है? अच्छा देखिए, मुझे तो ये फील होता है कि शायद ये अपने ऊपर बर्डन ना लेने की वजह से, अगर दे वुड नॉट इवन माइंड कि अगर ये ECP में जाए। आई मीन अगर आज आप पंजाब, एक मिनट के लिए पंजाब की सूरत हाल अगर आप उठा के देखें, मोहसिन नकवी साहब की जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो सिलेक्शन है, उसमें तो नून लीग बहुत खुश होगी कि अच्छी बात है ना, हमारे पे जिम्मेदारी आई और इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो है वो ये नाम फाइनल कर दिया और हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आती, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग नाम तो उधर से आया था। तो यहाँ पे भी आई थिंक दे वुडंट माइंड कि अगर अल्टीमेटली इतने कंट्रोवर्शियल नाम या तो दे दिया जाए, जिसका कल को आप ये कह भी ना सकें जनाब ये नून लीग ने क्यों इसाफदार को क्यों अपॉइंट किया या फलां बंदे को क्यों अपॉइंट किया, और कल को इलेक्शन कमीशन अगर उनको अनाउंस कर देती है तो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा इनके शोल्डर से उठ के इलेक्शन कमीशन के शोल्डर्स के ऊपर चला जाता है। सो ये ट्रिक्स मेरे ख्याल में खेली जा रही है आवाम के साथ, और ठीक है, हमें कंजप्शन के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रेसिडेंट रहा है ना मंसूर खान साहब, ये क्विक सवाल फिर आई गो टू इरशाद आरिफ साहब एंड बगैर हारिस साहब, ये प्रेसिडेंट तो एक रहा है ना कि मीडिया के पास नाम आ जाते हैं, हमेशा से प्रेसिडेंट रहा है, तो इस प्रेसिडेंट में जब भी कोई झोल आएगा, जब भी कोई फॉल्ट लाइन आएगी तो कान तो खड़े हो जाएंगे मीडिया की, कुछ ना कुछ खराबी तो डेफिनेटली मौजूद है। देखिए, मैं इसको ना आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि अगर किसी के कहीं दूर से कहीं ज़हन में ये बात है क्योंकि सेम पेज फट रहा है या उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, हाँ, या उसमें गुंजल पड़ गए हैं, हाँ, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ वाला सेम पेज तो इंटैक्ट है, नवाज शरीफ वाला सेम पेज कहाँ पर है? वो भी इंटैक्ट है। अच्छा। वो मैं आपको मतलब 200% कह सकता हूँ कि वो इंटैक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मरियम नवाज साहब भी एक्टिव हो गई ना, आपको नजर आना शुरू हो रही है, दोबारा मगे शगे वगैरह ले आई हैं, वो मर्चेंडाइज वगैरह नून लीग ले आई है, कॉफी कप, हाँ कॉफी कप वो ले आई है। सो ये मामला ना दोनों की सर्वाइवल का ध्यान में रखिएगा, ये दोनों साइड की सर्वाइवल का मामला, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब चाहे इनमें इख्तलाफा आएंगी भी, लेकिन ये खुद अपने इख्तलाफात को खत्म करेंगे क्योंकि एक मजबूरी के अंदर ये फंसे हैं। उस मजबूरी का नाम है इमरान खान, जो इस वक्त अटक जेल के अंदर बैठा है। वो जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों को कहा जाता है कि बेटा जल्दी से सो जाओ वरना जिन्न आ जाएगा, तो इनके कानों के अंदर रोजाना रात को बात जाती है, बेटा ठीक हो जाओ वरना इमरान खान आ जाएगा। तो ये मामला इसी तरह चलेगा आगे। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को आगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हारिस साहब, क्या आप भी समझते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और PDM प्लस पीपल्स पार्टी का जो एक मुश्तरका दुख है, वो चेयरमैन PTI हैं, जो मुश्तरका उनके लिए गब्बर सिंह है वो चेयरमैन PTI हैं, और ये एक ऐसा मुश्तरका पॉइंट है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, या दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, ये वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है हारिस साहब? अच्छा, हारिस साहब फिलहाल मौजूद नहीं है, उनको दोबारा जरा कॉल मिला लें। इरशाद अली साहब, आपको लगता है कि जो भी केयरटेकर सेटअप आएगा वो तूल पकड़ सकता है, जैसे कि 6 मंथ्स के हवाले से तवालत, या अगर कोई इकोनॉमिस्ट आ सकता है तो उससे भी आगे बजट तक भी ये मामला जा सकता है? इरशाद अली साहब, देखिए 2-3 मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से ये नजर आता है कि ये तवालत पकड़ सकता है निगरान सेटअप। एक तो ये मुश्तरका जो खतरा है सबके लिए, तो वो जाहिर है सबको डरा रहा है कि अगर जल्दी में हो। वैसे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर में होना मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के हक में है, और मेरी ये 1 साल 1.25 साल पहले भी यही राय थी कि जितनी जल्दी करेंगे फ़ायदे में रहेंगे, जितना ये ताख़ीर करेंगे उतना नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं एक पार्टी को या एक शख्सियत को, ये नहीं समझ रहे कि आलमी हालात क्या हैं और आलमी हालात के जो नतायज या मुज़मरात पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं, इनको उसका एहसास ही नहीं है। और जो ये ताख़ीर होते जाएगी वो मामला बिगड़ेंगे ज़्यादा, सुधरेंगे नहीं, खराबी ज़्यादा पैदा होगी और बेहतरी कम आएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मुकदमात आपने शुरू कर दिए, ये आपने सारा कुछ कर दिया, ये पाकिस्तान में तवील अरसा नहीं चलता। हमने
नवाज शरीफ साहब को देख लिया, इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को देख लिया, इससे पहले हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लिया। कई अदवार हम देख चुके हैं। हम समझते हैं कि जब भी आप इस तरह की सियासत कर रहे होते हैं, मुखालिफिन को मरियमेट करने की, वो एक मुख्तर मुद्दत तक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मामला चलते हैं, उसके बाद आपकी ख्वाहिशात दम तोड़ जाती हैं, मामलात अपना फितरी रुख अख्तियार करते हैं। और वो फितरी रुख जो होता है फिर आपके खुद इमरान खान के साथ भी तो यही हुआ है ना। ये इस खुशफहमी में 3.5 साल तक रहे कि ये मामला जिस तरह शुरू हुए इसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस अंदाज में आगे नहीं बढ़े। तो अब ये बात, इससे इनको भी सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन एक तो ये वजह है, दूसरा मुआशी मामलात हैं, वो भी एक वजह है, तीसरा जो है आलमी बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या डिमांड्स हैं उसको भी मद्देनजर रखना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये मामला तूम पकड़ सकता है, निगरान हुकूमत तवालत अख्तियार कर सकती है। लेकिन ये मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान के जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका नुकसान सिर्फ ये होगा कि आइन की वक़्त कम हो जाएगी, आपके यहाँ वो जो आइन मुखालिफ अनासर हैं उनको नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी, और आपके एक वाहिद चीज़ जो पाकिस्तान को जोड़े हुए है, आप उसको, उस रिश्ते को कमज़ोर कर देंगे, वो आइनी रिश्ता है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिशात जो भी हों, लेकिन उन पर काबू पाकर कोशिश करनी चाहिए कि अक्टूबर नहीं हो सकते तो नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएं। कोई भी निगरान, देखें हम कौन सा तजर्बा नहीं कर चुके, अयूब खान से लेकर हमने कौन सा तजर्बा है, टेक्नोक्रेट का तजर्बा भी, शौकत अजीज को हम ले आए थे ना बड़े जोर शोर से, क्या हुआ? जिस दिन वो गए उस दिन आपको उसके जाते ही फौरन बाद आपके पास IMF के पास आपको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? इसलिए कि आपकी सॉरी टू कट यू देयर, अभी हफीज शेख का नाम जिस तरह से चलना शुरू हो गया है, हफीज शेख साहब ने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में या PTI की हुकूमत में, जब एक बार फिर उनका नाम, तो यही तो मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये टेक्नोक्रेट्स ने हमारे यहाँ कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी ये सिवाय इसके कि हमें आलमी इदारों के चुंगल में फंसाते हैं, वहाँ से पैसे लाते हैं और वो पैसा यहाँ ज़ाय हो जाता है, कोई तरक्की नहीं होती, कोई सनती शोबा, मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है वो तरक्की नहीं करता, और एक बबल इकॉनमी वजूद में आती है, और जिस दिन वो जाते हैं हम वही स्क्वायर वन पे खड़े होते हैं। तो इसलिए ये तजर्बे करने की बजाय, नाकाम तजर्बों को दोहराने की बजाय, हमें जो फितरी अमल है जमहूरियत का, जिसकी वजह से हमारे इंडिया है, बांग्लादेश है, उसके अलावा कई ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की हासिल की है इस जमहूरियत के जरिए, शहरी आज़ादियों के जरिए, आईनी दायराकार में रहते हुए, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते? वैलिड पॉइंट है। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को आगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंसूर खान साहब, आपके पास जरा ये सवाल लेके आऊंगी कि चेयरमैन PTI की अल-कादिर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त जो है वो अदम पैरवी पे मनसूख कर दी गई है या हटा दी गई है? आपको लगता है अटक जेल के अंदर से ही चेयरमैन PTI अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और अगर हो गए उसके रिपरकशंस पे क्या होंगे? नाउ ही इज नॉट गोइंग टू कम आउट। देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस मामला है इमरान खान साहब के हवाले से, और मैं बल्कि तोशा खाना के अंदर भी और अल-कादिर के अंदर भी तो ये अभी गिरफ्तारी तो उनकी हो गई है, लेकिन अभी एक और मामला है जो कल रात से खास तौर पर शुरू हुआ है, और वो है साइफर का मामला। मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरे जो सोर्सेज मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगला जो इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया स्टार्ट होने वाला है वो ये साइफर का मामला है। खास तौर पे जिस तरह ये रिलीज हुआ है, जिस तरह ये बाहर आया है, ये इनके लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरी बात ये कि पहले फिर भी इमरान खान साहब पहले तो जेल में नहीं थे ना, तो इनके केसेस की रफ्तार भी बहुत स्लो चल रही थी। अब तो अगर अदालत इनको पेश करने का कहती है, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का कहती है, और केसेस की स्पीड भी जो है ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब परसों मेरे शो के अंदर आए हुए थे, और उनसे स्पेसिफिकली मैंने यही बात उनसे पूछी
कि अगर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तुषार केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट शायद हो सकता है 10 दिन 15 दिन या महीने 1.5 महीने तक जो है उनको कोई रिलैक्सेशन दे दे, रिलीफ मिल जाए उन्हें। तो उन्होंने कहा कि बेशक मिल भी जाए, लेकिन दीगर केसेस के अंदर जो है वो वहां से किस तरह छूटेंगे, इनकी गिरफ्तारी दोबारा हो जाएगी। तो मेरा ख्याल में आई डोंट थिंक कि आप सही कह रही हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि इनकी आसानियां, मुश्किलात जो है वो जल्दी कोई आसानियों में तब्दील होगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म, कम से कम जब तक इलेक्शंस नहीं होते, मेरा ख्याल में इनके लिए प्रॉब्लम्स जो है चलती रहेंगी। और उसका फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे रद्द-ए-अमल आप क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोरल डाउन होगा? इनका जो नौजवान सपोर्टर है खासतौर पे उसका मोरल डाउन होगा? कैंडिडेट किस किस को टिकट देना है? क्योंकि इलेक्शन होने तो हैं, चाहे 3 महीने के बाद हो, चाहे 6 महीने के बाद हो, चाहे जब भी हो। तो उस वक्त तक अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं निकल पाते जेल से बाहर, डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होती, कम से कम नजर नहीं आती, बिकॉज दैट्स अगेन अ लेंथी प्रोसेस। मोरल पे पीटीआई के आप क्या असर देख रहे हैं? आपको लगता है मोरल इंटैक्ट रहेगा या उसमें डेंट पड़ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो ऑलरेडी डेंट उसमें पड़ चुका है। उसमें कोई मतलब क्लियर कट, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि कल से जब से ये स्टोरी आई है, यू विल बी सरप्राइज, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात ये है कि जो नैरेटिव जिसके ऊपर एक्चुअली खान साहब ने 55 जलसे कर दिए और इतना कुछ उन्होंने पूरी मतलब अपने फॉलोअर्स को जो है उसके ऊपर आगे हाँकते रहे, चलाते रहे, उस मामले के ऊपर वो पर्टिकुलर साइफर जो एलिजेडली अब रिलीज अगर हो गया है या एक मीडिया आउटलेट ने रिलीज कर दिया है, उसके ऊपर पूरी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स की तरफ से एक ट्वीट नहीं है, एक भी रद्द-ए-अमल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीरे खारजा थे इमरान खान साहब के दौर में, उनकी तरफ से अब तक कोई कमेंट तक नहीं आया है सारी चीज के ऊपर। तो और रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उन्होंने अब तक एक जुमला तक नहीं कहा है इस सारी चीज के ऊपर। सो इट लुक्स एज इफ दे ट्राइंग टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस थिंग। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है, लेट्स से 30%, 40%, 50% या 60%, आई डोंट नो, लेकिन उनके जेल में होने की वजह से, उनके नाअहल होने की वजह से आज उनका वो तमाम फॉलोअर ये समझता होगा कि मैं इस सिस्टम में नहीं समझता हूँ जिसमें मेरे कप्तान को जो है वो आपने नहीं खेलने दिया, आप उसको मैच नहीं खेलने देते, आप नहीं खेलने देते, हम स्टेडियम के अंदर ही नहीं आएंगे, हम इस मैच को नहीं मानेंगे, इसके रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो वो डेफिनेटली इस पर डिस्करेज हुआ हुआ है और उनका मोरल डाउन हुआ है, और वो आप कोई भी इलेक्शन करवाएंगे वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। वो वोटर जो है मेरे ख्याल में वोट डालने तक नहीं आना चाहेगा अगर उसके अंदर इमरान खान साहब मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अली खान साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और इरशाद आरिफ साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।